हेलो एवरीवन। आज हम स्वच्छंदतावाद पर बात करेंगे। स्वच्छंदतावाद अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म जो वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद है। मीन्स स्वच्छंदतावाद को इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं। सन 1789 मीन्स जब फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ से स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ था, वहाँ से उसकी पृष्ठभूमि तैयार हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद यह शब्द विद्रोहात्मक प्रवृत्ति का सूचक बन गया। मीन्स फ्रांस में जो क्रांति हुई थी जिसके विरोध में अलग जब लोगों को दबाया जा रहा था तो फिर लोग उठकर खड़े हुए और उस अत्याचार के अगेंस्ट उन्होंने विद्रोह किया। तो फिर जब ये शब्द स्वच्छंदतावाद यानी इंडिपेंडेंट, एक तरह से आप मान सकते हैं स्वतंत्र होकर, ठीक है, तो वहाँ पर इस वर्ड का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। भले ही विद्रोहात्मक रूप में आया हो लेकिन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। फिर आगे है कि अब स्वच्छंदतावाद का अर्थ यानी स्वच्छंदतावाद का काव्य के क्षेत्र में अगर अर्थ लिया जाए तो काव्य की मुक्ति और स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली, यानी कि जब इंडिपेंडेंट होके किसी तरह के बंधन को ना मानकर स्वतंत्र रूप से जब मुक्त होकर कवि काव्य रचना करता है तो उसे स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, ठीक है। स्वच्छंदतावादी कवि कैसा होता है? तो जो कवि संसार से दूर रहकर आनंद उन्माद में लीन हो, यानी संसार के रीति रिवाज संस्कारों से बिल्कुल दूर हो और आत्म आनंद में लीन रहता है, स्वयं में खुश रहता है और दुखवाद में घिरा होने पर दुख में भी सुख का अनुभव करता है, यानी अपनी सैडनेस में भी हैप्पीनेस ढूंढ लेता है, वो दुख में भी खुशियाँ ढूंढ लेता है जो कवि, वो असल में स्वच्छंदतावादी कवि कहलाता है। उसमें व्यक्तिगता की प्रधानता होती है, मतलब वो दूसरों के बीच में ज़्यादा ऐसे टांग नहीं अड़ाता, वो उसके पास जितना है उसमें भी वो खुश रहता है, मतलब दुखों में भी खुशियाँ निकाल लेता है वो, क्योंकि हर चीज़ को देखने के दो नज़रिए होते हैं। आप उसको सैड रूप में भी देख सकते हो, उसको हैप्पी रूप में भी देख सकते हो। तो वो क्या करते हैं, सैड को सैड कर हैप्पी को देखता है। जैसे एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, तो अब वो आधा पानी है, तो एक देखेगा कहेगा ये ग्लास आधा खाली है, और एक देखेगा कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो एक को तो ग्लास आधा खाली इस बात को लेकर दुख है और दूसरे को इस बात को लेकर खुशी कि उसमें आधा पानी है, आधा ग्लास है ना। तो यही होता है स्वच्छंदतावादी कवि, जो आधा ग्लास पानी है उसको देखकर भी खुश है ना। वह नियमों और परंपराओं के उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं से विचरण करना चाहता है। वो किसी तरह के नियम और परंपराओं को नहीं मानता है, वो उनसे बिल्कुल उन्मुक्त हो जाना चाहता है। उन बंधनों से एकदम, उन बंधनों की जो डोर है उसको काट देना चाहता है और स्वतंत्र आकाश में, खुले आकाश में डोलना चाहता है, स्वतंत्र विचारों में मग्न होना चाहता है। ऐसा होता है स्वच्छंदतावादी कवि। अब अलग अलग विचारक हैं, चाहे पेटर हो, वाटसन हो, इन सब ने स्वच्छंदतावाद की परिभाषा दी है। तो देखते हैं क्या क्या दी है। पेटर के अनुसार सौंदर्य में अद्भुतता का समावेश होता है, वो स्वच्छंदतावाद है। वहीं पे वाटसन डंडन कहते हैं कि अद्भुतता का पूर्ण जागरण है ये, और हेंस बी अर्स और फेलप्स के अनुसार क्या है, मध्यकाल का पूर्ण जागरण है ये। यानी स्वच्छंदतावाद मध्यकाल में आया था, तो मध्यकाल का ये, जैसे यूरोप में एक तरह से पूर्ण जागरण शुरू हो गया था, उसी प्रकार ये मध्यकाल, साहित्य के मध्यकाल में ही पूर्ण जागरण के रूप में हम इसे देख सकते हैं। इसी तरह प्रोफेसर जो हैं कैजामिया के अनुसार स्वच्छंदतावाद आत्मा का विजय घोष है और भावना प्रेरित कल्पना उसकी मूल प्रवृत्ति मानते हैं। इसी तरह C.S. बावरा जो हैं कल्पना में नवीन तथा गहन विश्वास को स्वच्छंदतावाद मानते हैं। एम्बर कॉम्ब्री जो हैं वो बाह्य अनुभूतियों से, जो बाहरी जो अनुभूतियाँ उनसे दूर रहकर पलायन और मन के अंदर जो आत्मानुभूति है को केंद्र में रखना, उसी को स्वच्छंदतावाद मानते हैं। इसी तरह स्वच्छंदतावाद की विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उस पर हम बात करते हैं। फिर उसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज आदि की भी बात करेंगे, शैली की भी बात करेंगे। तो
स्वच्छंदतावाद की सर्वमान्य परिभाषा ये है कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा वह काव्यधारा है जो प्राचीन सिद्धांतों की जकड़ से मुक्ति पाकर एक नवीन जीवन की प्रतिष्ठा करना चाहती है, जो नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं का उल्लंघन करके मुक्त भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। इसी तरह स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियां हैं कि जो परंपरागत नियम है उनका विरोध करना, है ना। सबसे मेन ये है कि परंपरागत नियमों का विरोध करता है। कैसे? स्वच्छंदतावाद का जन्म जो है काव्यधारा नव्य शास्त्र उससे हुआ है, द्वारा स्थापित नियमों, सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। तो जैसे कुछ भी होता है किसी चीज़ के अगेंस्ट में आता है, तो इसी तरह नव्य शास्त्र के अगेंस्ट में ये आया, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये स्वच्छंदतावाद हमें देखने को मिलता है। इसके मूल में फ्रांसिस राज्य का भी योगदान है, क्योंकि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उससे इसका जन्म हुआ था। स्वच्छंदतावादी कवि केवल भौतिक शक्तियों के अत्याचार अनाचार के ही विरुद्ध नहीं थे, अपितु वे नीति, धर्म, साहित्य, परंपरा और शास्त्रीय नियमों के भी विद्रोही थे। यानी कि जिस प्रकार जो भौतिक शक्ति राजनीति में जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे, अनाचार होते, सिर्फ उसके अगेंस्ट स्वच्छंदतावाद नहीं आता, नीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, परंपराओं और शास्त्रीय नियमों के क्षेत्र में भी यह विद्रोही के रूप में आया था। इसी तरह वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का प्रवर्तक माना जाता है, और स्वच्छंदतावादी काव्य मनुष्य का काव्य है। इसमें अचेतन में पड़ी वासनाओं को क्रूरता पूर्वक दमित नहीं किया जाता। यानी जैसे आपने पढ़ा है जो मनोविश्लेषणवाद में चेतन अचेतन, ये मन की 3 अवस्थाएं पढ़ी ना, उसमें अचेतन में क्या होता है कि मन की जो इच्छाएं होती है उसको दबा दिया जाता है। तो स्वच्छंदतावाद में क्या होता है, मनुष्य के मन की जो वासनाएं होती है उसे दबाया नहीं जाता, उसे क्रूरतापूर्वक दमित नहीं किया जाता, बल्कि छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और स्वतंत्र हो जाता है उसमें कवि। इसी प्रकार आडंबर और कृत्रिमता की मुक्ति की बात सेकंड इसकी प्रवृत्ति है कि आडंबर और कृत्रिमता की मुक्ति, जो दिखावा है वो उन सबसे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाना, मुक्त हो जाना, वो है स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावादी कवि ने प्रत्येक प्रकार की कृत्रिमता से मुक्त होने की कोशिश की है। काव्य की कृत्रिमता से स्वाभाविकता की ओर संचरण करना चाहिए और पुराने नियमों, सिद्धांतों की जंजीरों से मुक्त होकर सहजता, सरलता और प्रकृति को अपनाने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। इसी तरह काव्य में जीवन का सहज स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए, ऐसी बातें की गई है। आगे हमारे पास है कि थर्ड जो है कल्पना पर बल दिया गया है, यानी इन कवियों ने कल्पना को प्रेरणादायक तत्व माना है। स्वच्छंदतावादी कवि यथार्थ से दूर कल्पना के सुंदर ऐन्द्रिक जो जगत में विचरण करता है, ठीक है, जैसा उसको फील होता है वो चीज़ें वो अपने काव्य में लिखता है, ठीक है। और उसके बाद सभी रोमांटिक कवियों यानी स्वच्छंदतावादी कवियों ने अपने काव्य में कल्पना को विशेष महत्व दिया है। जैसे कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। तो जो रोमांटिक कवि होता है यानी स्वच्छंदतावादी जो कवि होते हैं कल्पना को महत्व देता है। कल्पना के पंखों पर सवार होकर कवि मानव मन की अतुल गहराइयों में उतर जाता है। इसी कल्पना के कारण कवि प्रकृति की ओर अधिक आकर्षित हुआ है। इसी कल्पना के प्रभाव से स्वच्छंदतावादी काव्य आकर्षक मनोरम बन गया है। इन्होंने स्थूल के लिए सूक्ष्म उपमानों का उपयोग किया है। इनका काव्य अमूर्त और मापक बन गया है। इसी तरह हम जब मैथ्यू अर्नाल्ड ने सुनी स्वच्छंदतावादी कवि जिनका नाम शैली है को वह ऐसा देवदूत है जो अपने चमकीले पंखों को शून्य में फड़फड़ाता है। यानी यहाँ पे क्या किया उसने, कल्पना है यहाँ पे, है ना, कि चमकीले पंख जो हैं उसको शून्य यानी आकाश में फड़फड़ाता है, इस रूप में उनके लिए कहा है। इसी तरह सौंदर्य अनुभूति जो है स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति मानी जाती है। स्वच्छंदतावादी काव्यधारा में सौंदर्य भावना का सर्वत्र प्रचार प्रसार मिलता है। कविवर शैली जो है नाम है इनका, ने तो समूचे संसार को ही सौंदर्य में माना है। किट्स तो सौंदर्य को शाश्वत सत्य मानता है। वॉल्टर पेटर जो है उन्होंने तो सौंदर्य और अद्भुत के संयोग से स्वच्छंदतावादी काव्यधारा का विकास
हो पाया, ऐसी बात कहते हैं। इसी तरह यथार्थ जगत से पलायन की बात की जाती है स्वच्छंदतावाद में, तो ये इसकी एक प्रवृत्ति है। तो वास्तविक जगत से पलायन की बात यहाँ पर हुई है। कवि संसार की संकीर्णताओं, कठोरताओं, रूढ़िगत मान्यताओं से तंग आ चुका होता है। यहाँ पे स्वच्छंदतावादी कवि इन सभी से तंग आ चुका होता है, इसीलिए वो क्या होते हैं, इन सबको तोड़कर इनसे मुक्त हो जाता है। कवि ऐसे स्वप्न लोग, ऐसे सपने में खो जाते हैं, में विचरण करते हैं जहाँ संसार की बाधाएं उन्हें व्याकुल नहीं करती। संसार के जो नियम, कायदे, कानून है, ठीक है, वो सबसे बिल्कुल मुक्त हो जाता है। एक ऐसे सपने में चला जाता है जहाँ पे सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है। जगत से पलायन के कारण स्वच्छंदतावादी कवि अद्भुत आश्चर्य के प्रति आग्रहशील है, इसलिए इस कविता में रहस्यवाद, अमानवीय तत्वों का समावेश हमें देखने को मिलता है। रहस्यवाद, अति मानवीय तत्व जो हैं, ये एक तरह से छायावाद की प्रवृत्तियाँ भी रही हैं और हमें स्वतंत्रतावाद में भी देखने को मिलता है। इसी तरह स्वतः दुखानुभूति की भावना का वर्णन यहाँ पर होता है, ये एक प्रवृत्ति है। स्वच्छतावादी कवि पर पीड़ा से द्रवीभूत उठता है, मतलब दूसरों की पीड़ा देखकर भी उसे दुख होता है। वह दूसरों के कष्टों, कलेशों को स्वयं में समाविष्ट कर लेता है। दूसरों के जो दुख होते हैं उससे वो अपना दुख मान लेता है। लोगों की वेदना, व्यथा के कारण उसके मन में भी वेदना व्याप्त हो जाती है। ये कभी दुख में भी सुख का अनुभव करने लगता है, ठीक है, मतलब दुखों में भी सुख ढूंढ लेता है वो कभी। स्वतः पीड़ा में ही उसको आनंद की अनुभूति होती है। दूसरों का दुख अपना मान लेता है तो फिर स्वतः पीड़ा में भी उसको खुशियाँ मिलती हैं, आनंद मिलता है। इनका दुख वास्तविक ना होकर मात्र काल्पनिक होता है, और वो भी जो इनका दुख होता है वो कैसा दुख होता है, काल्पनिक होता है। स्वच्छंदतावाद में स्वतः दुखानुभूति की अधिकता देकर गेटे ने शुद्ध होकर कहा कि स्वच्छंदतावाद रुग्ण है, यानी बीमार ही है। और इसी तरह लोक कल्याण की भावना की बात करता है स्वच्छंदतावाद। तो स्वच्छंदतावादी काव्य में व्यक्तिवाद की प्रधानता है। व्यक्तिवाद के साथ साथ रागात्मक तत्व की प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। रागात्मकता जो तत्व की प्रधानता है, ये रागात्मकता क्या है कि निश्चय से शिवत्व से संबंध होती है। मनुष्य अपने मूल में शिव और उसका लक्ष्य है उसकी शिवत्व को पाना, ऐसी बात कही गई है। गांव में आडंबरहीन जीवन को अपनाने से सबका कल्याण हो सकता है, ऐसी बात कही गई है। यानी किसी प्रकार आडंबरहीन, यानी किसी प्रकार का दिखावा जहाँ ना हो वो आडंबरहीन होता है, ठीक है, तो वहाँ की बात की गई है। स्वच्छंदतावादी जो कवि होता है जन कल्याण की भावना को अपनी कविता में प्रमुखता प्रदान करता है, यानी लोगों के सभी के कल्याण की बात, ऐसी भावना लेकर वो चलता है और इसी को अपनी कविता में प्रमुखता देखता है। इसी प्रकार नवीन अभिव्यंजना का शिल्प, यानी स्वच्छंदतावादी कवियों ने शिल्प के क्षेत्र में पुरानी परंपरा रूढ़ियों को अस्वीकार किया है। शिल्प को लेकर जो एक पुरानी परंपरा रही है, रूढ़ियाँ रही हैं, उन सबको वो अस्वीकार करता है। विषय वस्तु के क्षेत्र में अभिजात्यवाद विषयों के स्थान पर सामान्य विषयों को प्रमुखता देखता है। मतलब अभिजात्यवादी मतलब जैसे सामंती वर्ग हो गए, विलासी वस्तु हो गए, वो सब उसके कविता का विषय नहीं होते। अभिजात्यवाद मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, मतलब इससे महान कुछ है ही नहीं, तो वो महानता जैसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता, बल्कि वो जो गांव के गरीब होते हैं, जो खेत हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो इम्पोर्टेंट देता है। बिल्कुल सामान्य नॉर्मल जो हमारी लाइफ में चल रहा है, ये सब उसकी कविता का विषय होते हैं। कला पक्ष में इन कवियों ने शास्त्रवादी परंपराओं को नकार दिया है, ठीक है, यानी कला पक्ष में इन कवियों ने शास्त्रवादी जो परंपराएं रही हैं, शास्त्र में जो कहा गया, उस प्रकार के जो नियम कानून बनाए गए उसको इन्होंने नहीं स्वीकार किया। काव्य में प्रत्येक विधान, लाक्षणिक, योग और व्यंजना का प्रयोग पर बल दिया गया है। इसी प्रकार रूपक, बिंब, नाद, सौंदर्य, नवीन छंदों, नवीन उपमानों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने काव्य के अभिव्यंजना शिल्प को बहुत ही सजाया और संवारा है। अब इस प्रकार हमने प्रवृत्तियां खत्म करके अब हम स्वच्छंदतावाद की सीमा और मूल्यांकन पर बात करते हैं।
तो यह ना तो राजनीति का कोई वाद है और ना ही दर्शन शास्त्र का कोई सिद्धांत है, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार इसकी सीमाएं, इस पर क्या मूल्यांकन किया गया और क्या कहा जाता है कि स्वच्छंदतावाद में कोई भ्रमित धारणाएं फैलने लगी। विद्वानों का एक वर्ग तो यह मानने लगा कि स्वच्छंदतावाद का जो है मल्ल व्यवस्था नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं का उल्लंघन करता है। मतलब स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है कि जो व्यवस्था और नियमों और सिद्धांतों, परंपराओं का उल्लंघन करता है, वो है स्वच्छंदतावाद। इसी तरह वस्तुतः यह धारणा संकुचित और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, ऐसा माना जाने लगा। हमें यह मानकर चलना होगा कि बुद्धिवाद की अतिशयता से ग्रस्त मानव के लिए स्वच्छंदतावाद ने एक नए लोक को आविष्कार किया, यानी जहाँ पर दिमाग ज़्यादा चलता वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसके बाद स्वच्छंदतावाद है, ऐसा बोला जाता है। मानव को सुखमय संसार दिया, उसे आशावादी बनाया, ऐसी बात कही जाती है स्वच्छंदतावाद के लिए। तो ये स्वच्छंदतावाद की सीमाएं और मूल्यांकन था। इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने स्वच्छंदतावाद का मतलब समझा, विभिन्न विचारकों के स्वच्छंदतावाद पर विचार समझे, फिर स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्तियों पर बात की, स्वच्छंदतावाद की सीमाओं की बात की। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक को ऐसे कंप्लीट किया है। यहाँ पे हमने विभिन्न विचारकों के साथ साथ वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के स्वच्छंदतावादी जो मत है उस पर बात की। तो इस प्रकार हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एग्ज़ाम में अगर स्वच्छंदतावाद आएगा तो आप ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपको फुल ऑन मार्क्स मिलेंगे। बहुत मेहनत से बनाया गया है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बनाया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।